This video we have prepared for gaseous stage for BSc part first. In our earth, the matter is found in the three states. This is seen in gases, liquid and solid state. तीन अवस्थाओं में जो प्रकृति का जो पदार्थ है वो तीन अवस्थाओं में हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। एक गैस अवस्था, एक द्रव अवस्था और एक सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था। इनमें देखते हैं कि जैसे ये तीनों स्टेट तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें अणु बहुत पास होते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में अणु सॉलिड स्टेट की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैसेस स्टेज में अणु और अधिक दूर दूर पाए जाते हैं। तो तीन स्टेट ऑफ मैटर को सबसे पहले डिफाइन करना जरूरी है कि स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर की जो एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है वो है कि वो स्थान घेरता है और उसके अंदर भार होता है, कि दो प्रॉपर्टी जिसके अंदर भी पाई जाएगी वो मैटर होगा। तो मैटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमने तीन स्टेज में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिस्टिंग्विश विद प्रॉपर्टीज विद की बात करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले इनको जो डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है सॉलिड, लिक्विड और गैस को, वो पहले शेप के अकॉर्डिंग। सॉलिड होता है उसमें डेफिनेट शेप होती है पर जो एक फिक्स ज्योमेट्री उसको देखने को मिलती है। लिक्विड में इसकी स्टेट डेफिनेट नहीं होती है, यानी कि पर्टिकुलरली ज्योमेट्री इसमें देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह गैस में भी नहीं मिलती है। वॉल्यूम जो होता है इसमें सॉलिड में वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, उस लिक्विड में भी होता है और गैस में भी इनडेफिनेट होता है कि मानी इसमें वॉल्यूम क्लियर नहीं होता है। इंटरमोलिकुलर की फोर्स की बात करते हैं तो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकुलर फोर्स, जिसको हम आयनिक फोर्स कहते हैं, वो बिहेव करता है, वो पाया जाता है। जबकि लिक्विड स्टेट को हम देखते हैं तो कंपैरेटिवली वीक फोर्स होता है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में वीक फोर्स होता है, बट गैस के कंपैरिजन में जिसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। यहाँ पर हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में देखने को जनरली मिलता है। बट गैसेस स्टेज की बात करते हैं तो इसमें को फोर्स जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी वंडर वाल फोर्स, बहुत दुर्बल फोर्स जिसको बोल सकते हैं, वो फोर्स के इनके बीच में काम करता है। तो फोर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो हम बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, थोड़ा वीक होता है और लेस माने बहुत नेग्लिजिबल जिसको बात कर सकते हैं, उस तरह का फोर्स गैसेस स्टेट में देखने को मिलता है। इंटर पार्टिकुलर की स्पेस, इनके बीच में स्पेस कितनी होती है? एक मॉलिक्यूल्स के दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के बीच में। तो सॉलिड स्टेट जो भी होती है उसमें नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम, मतलब होती नहीं है, बेसिकली हम कहे तो होती नहीं है। जबकि लिक्विड में कुछ ना कुछ इनर फोर्स का वीक फोर्स होने के कारण कुछ ना कुछ जगह उसके अंदर हमें मिल जाती है। और तीसरी जो स्टेट है हमारी गैस, उसमें तो बहुत ज्यादा स्पेस होती है कि इंटर पर्टिकुलरली स्पेस, बहुत वेरी लार्ज स्पेस ऑक्युपाइड करता है। तो इंटर पर्टिकुलरली स्पेस के अकॉर्डिंग भी हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफाइन कर सकते हैं। मोशन की बात करते हैं तो इसमें पार्टिकल्स होते हैं। मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, ओनली वाइब्रेशन इज अलाउड। मोशन होता नहीं है, वाइब्रेशन ही होता है। इसमें मोशन होती है लेकिन स्लो होती है, बट गैसेज में वेरी रैपिड एंड वेरी रैंडम, जिसको बोल सकते हैं कि रैंडम एंड रैपिड मोशंस अलाउड होती है, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत दूर दूर होते हैं और एक दूसरे से वेरी वीक फोर्स से जुड़े रहते हैं। वेरी वीक फोर्स के होने के कारण कोई फोर्स उनके बीच में काम नहीं करता है और काम नहीं करने के कारण ये आराम से क्लियरली मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स, वेरी वेरी क्लोज पैकिंग सोर्स इन सॉलिड स्टेट, बट लिक्विड स्टेट की जैसे बात करते हैं कि लूज पैकिंग होती है, जिसको बोलते हैं पार्टिकल्स पैकिंग होती है, लूज होती है, और दिस इज वेरी वेरी लूज पैकिंग इज डिफाइंड इन द गैसेस स्टेज। कंप्रेसिबिलिटी, इनकंप्रेसिबल है सॉलिड, हमारा सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस तो वेरी हाई कंप्रेसिबल होती है, इसको आराम से, जिसका एग्जांपल हम देखते हैं कि एलपीजी देखते हैं, हाइड्रोजन के सिलेंडर देखते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर देखते हैं, उससे पता लग जाता है कि कंप्रेसिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा गैसेस में होती है। डेंसिटी की बात करें, वेरी हाई डेंसिटी इन सॉलिड्स, बट लिक्विड में बात करें तो लो डेंसिटी, और गैस की बात करें तो वेरी लो डेंसिटी इज फाउंड अप इन द गैसेस फेज। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें शेप है, वॉल्यूम है, इंटर पर्टिकुलरली फोर्स है, इंटर पर्टिकुलरली शेप है, मोशन है, पैकिंग अरेंजमेंट है, कंप्रेसिबिलिटी है एंड डेंसिटी है। इनसे हमारे क्लियर होती है कि जो अर्थ के ऊपर हमारा मैटर जितना भी है वो तीन स्टेज में हमें देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। जब बात करते हैं कि पैरामीटर्स ऑफ गैसेस, जब भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस की हम स्टडी करेंगे तो क्या क्या पैरामीटर्स को हमें देखना जरूरी है। सबसे पहले होता है मास, फिर वॉल्यूम, फिर प्रेशर एंड टेम्परेचर। मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, चार पैरामीटर के अकॉर्डिंग, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग गैसेस स्टेट की हमेशा स्टडी की जाती है।
जब अर्थ के ऊपर सबसे पहले जब गैसेस स्टेज नेचुरली अवेलेबल था और उसके बारे में जब बात करने लगे तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में पहली स्टडी शुरू हुई, और जिसको हम कहते हैं रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले गैसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड स्टेज पे एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटली इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट एंड उसके बीच में कौन सा फोर्स है, उसकी क्या स्थिति है, उस सबको देखने के लिए सबसे पहले जो किया गया एक्सपेरिमेंट किया गया वो गैसेस स्टेज पे किया गया। और बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने जो लॉ दिया उसको कहा जाता है बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसेज वेरी इंस्टेंटली विद द वॉल्यूम। इन्होंने कहा कांस्टेंट प्रेस टेम्परेचर को कांस्टेंट करके अगर किसी गैस को अगर वॉल्यूम में चेंज किया जाता है तो उसमें प्रेशर में चेंज किया जाता है तो वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। यानी P is inversely proportional to 1 upon V, या P is equal to 1 upon V, जो हम डिफाइन करते हैं। आगे जाके हम इसको कह सकते हैं P1 V1 अलग अलग गैसों के लिए रिएक्शन की स्टडी की जाती है। तो P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant, P1 upon P2 is equal to V1 upon V2। This is Boyle's law। जो फर्स्ट लॉ जो गैसेस स्टेट के लिए फर्स्ट लॉ जो डिफाइन किया गया था रॉबर्ट बॉयल ने, और रॉबर्ट बॉयल को जो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा ओहदा प्राप्त है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं मैं तो प्लॉट है प्रेशर वर्सेज 1 अपॉन वी के बीच में मैं ग्राफ जैसे प्लॉट करता हूं तो दिस ग्राफ शोज दिस टाइप P वर्सेज V के बीच में 1 अपॉन V के दीजिए स्ट्रेट लाइन एवरी टेम्परेचर एवरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, जैसे T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर। दिस इज T3 is less, T1 is greater than T2 T3। दिस टाइप ऑफ ग्राफ जिसको हम बोल सकते हैं कि ग्राफ हमें मिलेगा। और लेकिन जब हम ग्राफ P और V के बीच में डेवलप करते हैं, ये ग्राफ हमारा P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, और ये ग्राफ हमारा P और V। तो ए प्लॉट ए P वर्सेज V एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ द गैसेस वुड बी रेक्टेंगुलर पैराबोल हाइपरबोलिक ग्राफ इस तरह से प्राप्त हमें मिलता है, यानी T3 T2 T, जो हमें टेम्परेचर जैसे हमने T1 T2 T3 डिफाइन किया इसी तरह से। तो हमारा ग्राफ दो तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम ये शो कर सकते हैं कि गैसेस के ऊपर किस तरह की स्टडी हुई। P और PV में ग्राफ अगर हम देखा P वर्सेज PV, दिस इज स्ट्रेट लाइन, जो इसको बोल सकते हैं कि ए प्लॉट ए ग्राफ P और V वर्सेज PV is constant to temperature, the fixed mass of the gases is straight line parallel to the PV axis। PV एक्सिस के स्ट्रेट लाइन हमें इसको उधर देखने को मिलती है। ये सारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो रॉबर्ट बॉयल का दिया गया। रॉबर्ट बॉयल के बाद में दूसरे साइंटिस्ट जो आते हैं वो चार्ल्स आता है, और चार्ल्स और गेलुसाक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने कंट्रीज में अलग अलग रूप से सेपरेटली एक्सपेरिमेंट द्वारा डिफाइन करने की कोशिश की। जब बात की गई चार्ल्स की तो एक कांस्टेंट प्रेशर, वो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब प्रेशर कांस्टेंट है। एट ए कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट मीन जो V इज प्रोपोर्शनल टू T, V इज प्रोपोर्शनल टू T, इसको डिफाइन कर सकते हैं जिसको V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी log of V माइनस log of T, log of V माइनस log of T इक्वल टू कांस्टेंट। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा शो किया गया कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में जो ग्राफ दिया गया P1 P2 P3 के लिए, तीनों के लिए ग्राफ इस तरह एक स्ट्रेट लाइन शो करती है। ये चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसने बताया था V इज प्रोपोर्शनल टू T। इसके बाद में कंबाइंड गैस लॉ की बात की थी, तो दोनों एक्सपेरिमेंट जो हुए थे जिसको चार्ल्स का और बॉयल का, उन दोनों को जोड़ दिया गया। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम the pressure of given mass is of a gas is directly proportional to absolute temperature. The combine of Boyle's law and Child's law is P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2 द्वारा इसको कंबाइंड गैस समीकरण दिया गया, जिसमें कौन कौन सा था, बॉयल और चार्ल्स को कंबाइन कर दिया गया। गेलुसाक, क्योंकि गेलुसाक अपना एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कहा P is proportional to T at constant volume। इन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। P इक्वल टू KT या P अपॉन T इक्वल टू K कांस्टेंट, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी log of P माइनस log of T इक्वल टू कांस्टेंट। और जिसको कम के PT और P0 को अगर डिफरेंस करने के लिए इनिशियल और फाइनल 1 प्लस 1 अपॉन 273.15 T अपॉन 273.15 के द्वारा डिफाइन किया गया।
where is the T2 is the pressure of the gases at T temperature, P0 is the pressure of gases is 0 degree centigrade, T is the temperature of T. When plot the graphical representation show gas Gay-Lussac, this is pressure versus temperature, this is again straight line, so in Robert Boyle's के according, Charles के according same, और यहाँ P upon T is ये स्टेट जिसको बोल सकते हैं, इस तरह की लाइन परपेंडिकुलर लाइंस इसमें हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में आते हैं गैसेस के ऊपर बहुत स्टडी की है, एक के बाद रॉबर्ट बॉयल, चार्ल्स, गै-लुसाक, कंबाइंड गैस इक्वेशन बना दी। फिर हमारे जो साइंटिस्ट का अवोगाद्रो जिन्होंने डिस्कस किया कि इसमें पर्टिकुलरली कोई जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके नंबर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एग्जांपल ऑफ डिफरेंट गैसेस व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एनी complex matrix size and shape occupied the same volume at the same temperature and pressure. It's follow from the Avogadro hypothesis that when T and P are constant, volume is proportional to n is equal to number of mole, mathematically जिसको हम define कर सकते हैं, V is proportional to, तो V is equal to Kn, V upon n is equal to K, that is constant. This equation is defined by the Avogadro scientist. He then developed the ideal gas equation, PV is equal to nRT, PV is equal to KT जो था वो हमारा कंबाइंड गैस इक्वेशन था। अगर इसमें n हमने इनबिल्ट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स इनबिल्ट कर दिया, और गैस कांस्टेंट जो था हमारा उसको हमने सिंपल कांस्टेंट की जगह रेडबर्ग कांस्टेंट का नाम दिया गया। तो वेयर इज R इज द कांस्टेंट ऑफ proportionally a universal gas constant, और value of R is found equal to R is equal to R की वैल्यू की थी 8.314 जूल मोल पर इनवर्स केल्विन इनवर्स। इस तरह से R की आइडियल गैस इक्वेशन इज नोन एज ए इक्वेशन ऑफ स्टेट। और आइडियल गैस के लिए अगर हम बात करें तो हम आज भी बात करेंगे PV is equal to nRT। जो कंबाइंड गैस इक्वेशन था हमारा वो था PV is equal to KT, PV is equal to KT, तो दोनों में डिफरेंशिएट है। तो रॉबर्ट बॉयल और चार्ल्स का नियम जब मिल जाता है तब मिल जाता है कंबाइंड गैस इक्वेशन, और जब रॉबर्ट बॉयल, चार्ल्स एंड अवोगाद्रो का नियम जब मिल जाता है तो बन जाता है आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस लॉ। देन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियली प्रेशर। डाल्टन्स ने छोटे छोटे पार्ट्स में प्रेशर के ऊपर स्टडी की कि प्रेशर की स्टडी से क्या कुछ अलग से कुछ डिफाइन किया जा सकता है। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेज। उसने कहा कि जो P है हमारा वो P टोटल है, P1 P2 P3 P4 डैश 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 Pn तक। तो इन डाल्टन ने जो एक्सपेरिमेंट है आंशिक दाब का नियम है कि दाब को छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने करके P1 इक्वल टू x1 को फिर x2 x3 अलग अलग रूप में उन्होंने टोटल कर दिया उसका, एक मॉलिक्यूल्स का, दूसरे मॉलिक्यूल्स का, तीसरे मॉलिक्यूल्स का, x1 मॉलिक्यूल्स का ये था, x2 का ये हुआ, x3 का ये हुआ, इस तरह xn तक इन्होंने स्टडी करके और ये दिया कि जब भी कभी हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं तो वो आंशिक दाब का जो योग होता है उसके बराबर होता है। एक्वस टेंशन pressure excited by the static water vapor तो P dry gases is equal to P total minus aqueous tension। जब भी ड्राई गैस की हम बात करें तो उसमें एक्वसिटी कुछ ना कुछ रहती है, सरफेस टेंशन की तरह एक्वस टेंशन होता है। एक्वस टेंशन क्या उसमें से अगर माइनस कर दिया जाए तब ड्राई गैस की हम इस बारे में हम बात कर पाते हैं। थैंक यू।